हेलो एवरीवन। आज हम लोग उसी केमिस्ट्री या उसी मतलब आपकी 11वीं क्लासेस की केमिस्ट्री, आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलेगा। ठीक है, आपकी इस सेशन से पहले पिछले सेशनों में राजस्थान बोर्ड की अपनी किताब अपना सिलेबस चला करता था, लेकिन अब एनसीईआरटी का ही सिलेबस चलेगा। ठीक है, तो 11वीं क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और पिछले हमने 4 मॉड्यूल फिनिश कर लिए थे, चौथे मॉड्यूल में हमने ये मटेरियल पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा मॉड्यूल नंबर 5, ठीक है ना, इस पर अपन डिस्कशन करेंगे। हर मॉड्यूल को एक क्लास कहते हैं, क्लास नंबर 5 कह दें या लेक्चर नंबर 5 कह दें। ठीक है, तो पिछले चौथे मॉड्यूल में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, सॉरी चौथे मॉड्यूल में मैंने आपको यह पढ़ाया था। 5वें मॉड्यूल में हमें यह पढ़ना है, ये पढ़ाया था हमने, और 5वीं में ये पढ़ना है। तो चौथे में क्या क्या पढ़ाया हमने पढ़ाया यौगिक क्या होते हैं। याद आ रहा है आपको? ठीक है, याद आना चाहिए। याद आ रहा है क्या होता है? अगर आप रेगुलरली तरीके से वीडियोस, लेक्चरर वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो उनमें आपको यह एहसास होगा। ये ध्यान रखिएगा, एक बार के देखने से काम नहीं चलेगा, उनको बार बार रिपीट कर करके देखिए। ठीक है ना, पहले नोट्स को सही ढंग से पढ़िए, फिर वीडियो को आप बार बार चलाइए। ठीक है ना, कान में लीड लगाइए जिससे आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। यहां तक बात समझ में आ गई? आप ये सोचें, चूंकि आप लोगों ने 10th में सिर्फ साइंस पढ़ा है, अब बेटा बहुत विस्तृत हो चुका है। ठीक है, फिर भी डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई आप अकेले थोड़ा ना ऐसे विस्तृत मटेरियल को पढ़ेंगे। आपके जितने भी सीनियर, आपके भाई बहन जितने भी पढ़े हैं, वो सब इसी तरह से पढ़े हैं। लेकिन जिन्होंने 11वीं क्लासेस को बेसिक मानकर अच्छी तरह से स्टडी की है, उनको आगे भी कंपटीशन एग्जाम में कभी कोई परेशानी नहीं आई है। ठीक है, लेकिन हां, जिन्होंने 11वीं क्लासेस को अच्छा नहीं पढ़ा, निश्चित तौर पर उनका कोई भी सब्जेक्ट, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है, जिसका परिणाम उन्हें आगे जाकर भुगतना पड़ता ही है। ठीक है, तो आपको चूंकि पहले ही मैं परिचित करा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो यौगिक, तो पदार्थ को हमने 2 प्रकार से बांटा था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। याद आ गया? शुद्ध पदार्थ में 2 आते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, पिछले 3 मॉड्यूल में हमने तत्व पर डिस्कशन किया, चौथे मॉड्यूल में हम यौगिक पर आ चुके थे। ठीक है, यौगिक तत्वों के संयोग से तत्व संयोग करते हैं, द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में बने हुए पदार्थ को हमने यौगिक कहा था। और यौगिक के जो अवयवी कण होते हैं यौगिक के, वो अवयवी कण मतलब वो होते हैं अणु। बात समझ में आई? इसलिए हम लोग यौगिक के संदर्भ में क्या बोलते हैं, उसके अवयवी कण अणु होते हैं, तो हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कहना या अणु भार कहना एक ही बात है। ठीक है, यानी यौगिक का अवयवी कण कौन हो गया? अणु, और अणु का भार यानी अणु भार, जिसको आप आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं। ठीक है, याद आ रहा है आपको? यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता था, उस सूत्र को आज हम लोग क्या बोलेंगे? अणु सूत्र बोलेंगे। अणु क्यों लग गया आगे? समझ में आ गई बात? क्योंकि यौगिक के अवयवी कण अणु होते हैं। ठीक है, तो यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है जिसको अपन अणु सूत्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। अब आणविक द्रव्यमान या अणु भार कैसे निकालते थे? चूंकि जो सूत्र होता है ना, सूत्र में विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? अगर मैं कहूं C6H12O6, इज दैट क्लियर? इसका मतलब मुझे इसका, जिसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम होता है, क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। अगर इस ग्लूकोज एक यौगिक तत्व कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, 3 तत्वों से मिलकर बना है ये। इसका अणु सूत्र ये हो गया। अब मुझे इसका आणविक द्रव्यमान या अणु भार निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें तीनों तत्वों के जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ूंगा। ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12,
चूंकि कार्बन कितने हैं 6, 12 6 72, एक हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 छिक्का 96। आप इन सबको जोड़िए। अगर आप मुझसे दोबारा कहें तो मैं इसको लिखूंगा 6 गुणा 12, ठीक है। परमाणु की संख्या 6 है और प्रति परमाणु का द्रव्यमान 12 है कार्बन का, ठीक है। प्लस लगाया, जोड़ योग करेंगे ना हम लोग, जोड़ेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12 और प्रति हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1, ठीक है ना, प्लस। यहां तक बात समझ में आई। ऑक्सीजन की संख्या 6 है और प्रति ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। आप इसको जोड़ेंगे 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये संख्या आ जाएगी, जोड़ने पर आ जाएगी वैल्यू 180। याद आ गया। तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 180। आपको क्या बताया था मैंने आपको, अगर सूत्र से जो मान निकाला, जो ये निकला है, उसके पीछे अगर यू लगा दी जाए तो बेटा वो यू लगाना या एएमयू कहना एक ही बात है। तो वो उस यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बन जाएगा, एक अणु का, ठीक है। लेकिन अगर इसी के पीछे, अगर मैं इसी 180 के पीछे, ठीक है, 180 के पीछे अगर ग्राम लगा दूं तो अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अपन ग्राम आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज का ग्राम आणविक द्रव्यमान। चूंकि ग्राम आणविक द्रव्यमान उसके एक मोल कणों का, यहां यौगिक की बात कर रहे हैं तो कण कौन हुए, अणु, तो एक मोल अणुओं का द्रव्यमान होता है। अब एक मोल का द्रव्यमान होता है, एक मोल अणुओं का द्रव्यमान होता है, तो मैं ग्राम आणविक द्रव्यमान का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया है, मोलर द्रव्यमान। नाम से समझ में आ गई, मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। यहां तक उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आप समझ में आ गए होंगे। एक अणु का द्रव्यमान, एक मोल अणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, ठीक है। यह बात हमने पढ़ी। कुछ और भी बातों को, ठीक है, मैंने बताया था। अब देखिए, मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में कुछ सवाल करने के लिए दिए थे, कुछ मैंने एक दो मैंने आपको बीच बीच में बताए थे, कुछ करने के लिए दिए थे। अब आप उन सवालों को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा नोट्स में तो आप देखिएगा। मैं आपको दोबारा फिर बताता हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ग्लूकोज का सूत्र ये होता है, ग्लूकोज मेरे पास 720 यू ग्लूकोज है। कितना, 720 यू ग्लूकोज है मेरे पास, ठीक है। यानी ये एक पात्र है, इसमें जो ग्लूकोज भरा हुआ है उसका वजन है 720 यू। अब मुझे ये बताइए कि इसमें ग्लूकोज के कितने अणु हैं, अणु कितने हैं। जैसे ही शब्द ये आया कि ग्लूकोज के कितने अणु है, तो पदार्थ का नाम ग्लूकोज और ग्लूकोज का सूत्र ये होता है, और सूत्र से ये वैल्यू निकलती है कितनी, 180, ठीक है। वो हमें यू में दे रहा है तो हम 180 के पीछे भी यू लगा दिया, तो आप ये कहेंगे सर 180 यू तो ग्लूकोज के एक अणु का द्रव्यमान होता है, एक अणु का द्रव्यमान, ठीक है। दिया कितना जा रहा है 720, इसका क्या मतलब निकलेगा, 180 यू एक अणु का, तो 720 यू अणु कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा। अगर एक अणु का द्रव्यमान 180 यू है तो 720 यू 18 चौक 72, तो आपका जवाब आएगा 4 अणु होंगे। ग्लूकोज के कितने अणु होंगे, 4 अणु होंगे। बात समझ में आई आपके, 4 अणु होंगे। तो इस तरह से हम, अगर मुझे पदार्थ का भार यू में अगर देता है तो मैं उस पदार्थ के सूत्र से पहले उसका आणविक द्रव्यमान, ठीक है, वो यू एक अणु का द्रव्यमान होगा, और जितना दे रहा है उसमें मैं आणविक द्रव्यमान का भाग दे दूंगा, तो हमें अणुओं की संख्या मालूम चल जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। तो अब आप पिछले मॉड्यूल में मैंने जो सवाल दिए गए थे उनको करने का प्रयास करेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से ही पूरी बात समझ में आ पाती है, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हम लोगों ने सीखा था प्रतिशत संगठन, ठीक है। मतलब यही यौगिक है, मान के चलो मैं ग्लूकोज के एग्जाम्पल से आपको बता दूं। ग्लूकोज के प्रतिशत संगठन का मतलब होता है, यौगिक ये हो गया, इस यौगिक के 100 ग्राम में, इस यौगिक के 100 ग्राम में कार्बन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये बताना
उस यौगिक में तत्व की प्रतिशतता कहलाएगी या उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाएगा। समझ में आ गई? प्रतिशत यानी 100 में। तो हमें मालूम है कि ग्लूकोज के सूत्र से जब इसका मोलर द्रव्यमान निकाला जाए तो 180 निकलता है, ग्राम लगा दिया जाए तो मोलर द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, एक और बात मैं आपको बताता हूं, यह समझिएगा। अगर स्टूडेंट्स में अगर 180 यू कह रहा हूं तो मालूम है ये क्या हो गया, 12 छिंग 72 यू। 72 यू का मतलब बताएंगे मुझे आप? 72 यू का मतलब हो गया कार्बन के 6 परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, अगर ये 12 गुणा 1 तो मैं लिख दिया 12 यू, तो आप कहोगे हाइड्रोजन के 12 परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान 1 यू होगा। ऑक्सीजन के लिए 16 छिक्का 96 और यहां यू लगा दिया जाए तो आप कहोगे ऑक्सीजन के 6 परमाणुओं का द्रव्यमान। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां पर 72 यू के बजाय 72 ग्राम लगाता तो आप क्या बताते कि सर ये कार्बन के 6 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान हो गया। कार्बन के 6 मोल परमाणु का द्रव्यमान होगा, क्योंकि 1 मोल कार्बन के परमाणु का मतलब होगा 12 ग्राम, कार्बन मतलब 12, राइट? और 12 यू मतलब 1 परमाणु का द्रव्यमान, और 12 ग्राम ग्रामों में प्रदर्शित कर दिया, ग्राम पर 12 ग्राम मतलब 6 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, राइट? इसी तरह से यहां 12 लिख दिया गया तो हाइड्रोजन के 12 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, यहां 96 ग्राम लिख दिया गया तो ऑक्सीजन के 6 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। 6 मोल और 1 मोल में परमाणुओं की संख्या अवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो अब इसको देखा जाएगा तो 180 ग्राम आ जाएगा, इसको देखा जाएगा तो 180 यू आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 180 ग्राम में अगर मैं कहता हूं कि 180 ग्राम में कार्बन कितना है तो आप कहोगे 72 ग्राम। तो ये 180 ग्राम में ही तो है, तो 100 ग्राम में कितना होगा ये निकाला जाए तो सूत्र हमने क्या बताया था, उस तत्व यौगिक के अंदर उस तत्व की मात्रा। तो कार्बन की परसेंटेज यानी 100 में अगर निकाल रहा हूं तो मैं क्या निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर क्या निकालूंगा, किस तरह से निकालूंगा, तत्व की मात्रा। तत्व कौन, कार्बन। तो कार्बन की मात्रा कितनी है टोटल उसमें, तो आप कहोगे 72 बटे यौगिक कौन है, ग्लूकोज, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 180। इसका मतलब प्रतिशत संगठन निकालने के लिए हमें उस यौगिक का सूत्र मालूम होना चाहिए और उस सूत्र से उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, मतलब वही आणविक द्रव्यमान बस ग्रामों में प्रदर्शित कर देंगे, गुणा लगा दिया 100। बात समझ में आई? ये कार्बन की परसेंटेज निकाल ली हमने। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा, बोलिए, बोलो, यस, 12 बटे 180 गुणा 100। ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल आएगी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर, ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर, आप यूं भी कर सकते हैं कि बेटा इन दोनों को जोड़ दो, 3 तत्वों से मिलकर बना है। परसेंटेज यानी तीनों का परसेंटेज, मतलब जो भी प्रतिशतता होगी जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। तो आप इन दोनों को जोड़ दो और 100 में से घटा दो, आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हमारा सूत्र जो चल रहा है तो हम लिखेंगे 96 बटे 180 गुणा 100। ठीक है, ये पिछले मटेरियल की बात समझी है, आज का मटेरियल भी पिछले मटेरियल पर ही पूरी तरह से आधारित है। इसलिए पिछला मॉड्यूल नंबर 4 जिन लोगों ने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो आप अपने वीडियो में क्लिक करेंगे, वीडियो चलते में क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आई जैसा एक साइन आ रहेगा, आई को क्लिक करेंगे तो आपको पिछले मॉड्यूल निकलने लगे। मॉड्यूल नंबर ये तो 5 चल रहा है, 4 आ जाएगा, 4 देखते देखते आपको 3 देखना है तो आई पर क्लिक करो, 3 आ जाएगा, 3 पर आई साइन कर पर क्लिक करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप पिछले मॉड्यूल को, अगर उनका रिलेशन है तो आप पिछले मॉड्यूल देख सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले पिछला मॉड्यूल अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तब आपको अगला मॉड्यूल दिमाग में आएगा। ठीक है, एक ये तीनों तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकल आएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, प्रतिशत मात्रा निकल आए, जितनी भी निकलेंगी, ठीक है, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दूं तो वो प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे आप लोग। यहां तक हमने पिछले दिनों पढ़ा था। अब मुझे बताइए क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, आज हमारा क्या होगा, अणु सूत्र की परिभाषा। वैसे सूत्र कई प्रकार के होते हैं, यौगिकों के सूत्र कई प्रकार के होते हैं। अणु सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र है, संरचनात्मक सूत्र है, संगणित सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 2 से
परिचित करा रहा हूं, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्टकट में हम कहेंगे एमएफ, और मूलानुपाती सूत्र को बोला जाता है इंग्लिश में इंपीरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में बोलेंगे हम ईएफ। और इन दोनों में हम संबंध स्थापित करेंगे कि अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है, ठीक है। और फिर हम चौथी हेडिंग पर गौर करने वाली बात है। परिभाषा तो मैं सब समझा रहा हूं, आपको बहुत आसान से आ जाएगी। चौथी हेडिंग को देखिए, तत्वों की प्रतिशत मात्रा से उल्टा कर दिया हमने। पिछले मॉड्यूल में हमने क्या किया था, प्रतिशतता निकाली थी। आज हम कह रहे हैं कि अगर हमें तत्वों की प्रतिशत मात्रा दी जाए तो हम उससे मूलानुपाती सूत्र, इंपीरिकल फॉर्मूला और अणुसूत्र को कैसे निकालेंगे। बात बैठी दिमाग में, कैसे निकालेंगे, एक तो बात दिमाग में ये रखनी है। तो ये 4 हेडिंगों पर हमें फोकस करना है। अब मैं आपको अणुसूत्र की परिभाषा से परिचित कराने का प्रयास करता हूं आपको शुरू में, ठीक है। आपके दिमाग में है यौगिक, परिभाषा दिमाग में आती है, तत्वों के द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने वाले द्रव्यमान की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बने पदार्थ को, ठीक है ना, पदार्थी तो है, मैं भी पदार्थ हूं, आप भी पदार्थ है, तत्व यौगिक में सब पदार्थ है, हर वो चीज पदार्थ है, ये पहले मॉड्यूल में पढ़ लिया हमने। इनके अवयवी कण कौन होते हैं, अणु, इसलिए यौगिक के लिए क्या बोला जाएगा, अवयवी कण अणु होने की वजह से आणविक द्रव्यमान। तत्व के अवयवी कण कौन होते हैं, परमाणु, इसलिए तत्व के लिए बोला जाता परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, ठीक है। आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे मालूम है, प्रत्येक यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है जिसको अणुसूत्र कहते हैं। उस अणुसूत्र में तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ेंगे, जोड़कर बहुत सारे निकालिए, आपको प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे यौगिकों के सूत्र मालूम है, उनके तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, यानी आपको तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद रखने पड़ेंगे, जो लिखाए गए बताए गए हैं आपको, उनको याद करिए बार बार, और बहुत सारे यौगिकों में उनको इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। सूत्र से निकल गया, जैसे 180 आ गया, उसी के पीछे यू लगा दिया जाता है, यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान हो गया, और ग्राम लगा दिया जाए, यानी आणविक द्रव्यमान को ग्रामों प्रदर्शित किया जाए तो ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। जो एक मोल अणुओं का द्रव्यमान होता है, इस वजह से मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। एक मोल अणुओं का द्रव्यमान यानी मोल का द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और प्रतिशत संगठन वाली बात आ गई। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कि सर अणुसूत्र को हाउ टू डिफाइन अणुसूत्र, ठीक है। ये यहां से मैं हटा दूं, आपको जो भी नोट करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना, वीडियो देखने से पहले ध्यान रखिए, चलते हुए वीडियो मत देखिए, वीडियो देखने से पहले आपके पास आपका रजिस्टर यानी नोटबुक होनी चाहिए। उससे पूर्व में मेरे नोट जो टेलीग्राम ऐप पर है, टेलीग्राम ऐप को बेटा डाउनलोड करिए और उस पर सर्च करना है आपको क्या, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दी, हो गया डाउनलोड। उसके बाद क्या करना है आपको, एजुकेशन इनसाइट्स, EDUCATION, इसमें लिखकर आ रहा होगा ना वीडियो में भी, एजुकेशन इनसाइट्स 11th केमिस्ट्री हिंदी, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं आप, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम को देखेंगे, ठीक है ना, हिंदी, एजुकेशन इनसाइट्स 11th केमिस्ट्री हिंदी सर्च करेंगे तो आपको उस पर नोट्स पहुंच चुके होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको पिछले बात से भी परिचित कराया था, आज की बात भी स्टूडेंट्स हमारी इसी तर्क पर आधारित है, इसलिए मैं कुछ मटेरियल को यहां से हटा नहीं रहा हूं, आप उसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात आगे बढ़ाने जा रहे हैं वो क्या है, अणुसूत्र, ठीक है ना। अब देखिए अणुसूत्र की परिभाषा क्या होती है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, 3 तत्व हो गए। अब इनके टोटल परमाणुओं को, टोटल का मतलब कार्बन के जितने भी परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होते हैं, उनको तत्वों के नीचे लिखकर दर्शाना, कुल परमाणुओं को तत्वों के प्रतीक के नीचे लिखकर दर्शाना, ये उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाएगा। अब परिभाषा क्या होगी देखिएगा, किसी यौगिक में उपस्थित यौगिक, ठीक है, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या को लिखकर दर्शाना उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाएगा। एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ और आप बार बार अपने दिमाग में रखिए, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या टोटल, ठीक है ना, कुल परमाणुओं की संख्या को लिखकर दर्शाना
उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। हो गया आसान। जैसे अगर मैंने ग्लूकोज कहा तो ग्लूकोज में कितने तत्व हो गए? 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के परमाणु कितने होते हैं? 6। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज का अणु सूत्र हो गया। बात आ गई दिमाग में। इसी तरह से मैंने कहा जल, तो जल को बनाने में तत्व हाइड्रोजन और तत्व ऑक्सीजन लगते हैं, राइट। हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगते हैं तो H2O, ठीक है। जल का अणु सूत्र क्या हो गया? H2O। मैंने कहा बेंजीन, बेंजीन भी स्टूडेंट्स 2 तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से, जिसमें कार्बन के टोटल परमाणु 6 होते हैं, हाइड्रोजन के टोटल परमाणु 6 होते हैं। यह बेंजीन का अणु सूत्र हो गया, बेंजीन, ठीक है। जल, ग्लूकोज, बात बैठी है दिमाग में। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की कुल संख्या को लिखकर दर्शाई जाने वाले सूत्र को उस यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गए बेटा यौगिक, ठीक। तो ये क्या बन गए? यौगिक के अणु सूत्र। इज दैट क्लियर? अब बात आती है, और देख लीजिए, और एग्जांपल से मैं परिचित करा दूंगा आपको। मैंने लिखा ब्यूटेन, ब्यूटेन, एल्केन श्रेणी सुनिए ना हम लोगों ने। एल्केन का पहला मेंबर मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, इसी तरह से चौथा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में भी, ब्यूटेन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जिसमें कार्बन के परमाणु होते हैं 4 और हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं 10, ठीक है। और सुन लीजिए, और सुनने में आप लोग इस तरह से सुनेंगे, जैसे मैंने कहा अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में 2 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। 2 तत्व होते हैं। तत्व नाइट्रोजन का 1 परमाणु होता है, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के 3 होते हैं, इसलिए आप NH3 लिखेंगे। तो ये इन यौगिकों के क्या हो गए? अणु सूत्र हो गए। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको? एक तो परिभाषा बताऊंगा आपको, तो अणु सूत्र वाली बात दिमाग में आई, ठीक है, जो आज हमारी कहानी है। मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी जो मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा से होगी। मूलानुपाती सूत्र जिसको आप इंपीरिकल फॉर्मूला कहेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अणु सूत्र को बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे अभी से समझ लें, जिससे अगर हम लोग आगे शॉर्ट अपनाते हैं ना संकेतों में, तो वो आपको असहज ना लगे, ठीक है ना। आप उसे अनकंफर्टेबल महसूस ना करें, यह ध्यान रखिएगा। तो मूलानुपाती सूत्र को डिफाइन कैसे करेंगे? अब देखिए, उस नाम का संधि विच्छेद कीजिए, मूल अनुपात, मूल अनुपात, राइट। परिभाषा को वही रिपीट करता हूं मैं, पहले अणु सूत्र की दोबारा परिभाषा बताता हूं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के कुल परमाणुओं को लिखकर दर्शाना, जितने भी हैं लिखकर दर्शाना, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाएगा। बस इसमें एक काम कर दीजिए आप, क्या कर दें अपन? यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितनी होती थी का सरल अनुपात बनाकर लिखा गया सूत्र। हो गया आसान? दोबारा रिपीट करते हैं। यौगिक के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बनाकर लिखा गया सूत्र। सरल अनुपात, अब देखिए, बनाकर लिखा गया सूत्र, सरल अनुपात बनाकर लिखा गया सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब देखिए, इसमें तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में 6, 12, 6 का यानी 1 अनुपात, इसमें सरल अनुपात बना लो तो 6, 12, 6, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 के रूप में सूत्र बनाओ तो 1 ये हो गया, 2 ये है तो 2 नीचे लिख दो। ये क्या बन गया? CH2O, ठीक है ना। ये दूर लिखने का मतलब नहीं है कि आपको दूर ही लिखना है, ऐसा नहीं होता, आप उसको मिलाकर लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये इस ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बन गया। 6, 12, 6 का सरल अनुपात होगा 1, 2, 1, तो 1, 2, 1, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन के रूप में लिखा गया सूत्र क्या कहलाएगा? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, या उस यौगिक का मूलानुपाती। किसी यौगिक के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बनाकर लिखा गया सूत्र उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। H2O का सूत्र ये है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब बेटा इसका सरल बनाओ, 2:1। अब 2:1 से सरल पूर्णांक अनुपात तो और नहीं बनेगा, तो यही इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, क्योंकि इससे सरल बनेगा नहीं ना। 2:1 से सरल को क्या बनाओगे आप?
इसलिए जल का मूलानुपाती सूत्र भी H2O ही होगा। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र और सूत्र समान भी हो सकते हैं, जैसा कि जल के लिए है, ग्लूकोज के लिए नहीं है। ठीक है, बेंजीन के लिए 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन यानी 1:1 बना, तो 1:1 यानी 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, तो यह बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा CH। बात समझ में आई? ब्यूटेन में 4 और 10, 4 और 10 से 2 दूनी 4 दो पंजे 10, 2:5 यह मूलानुपाती सूत्र होगा C2H5। इज दैट क्लियर? अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, 1:3, इससे सरनुपात नहीं बनेगा, तो यही इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र भी NH3 ही होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप देखिए इस मूलानुपाती सूत्र में ध्यान से सुनिएगा, इस मूलानुपाती सूत्र इस अणुसूत्र में अगर मैं संबंध स्थापित करूं तो मैं इसमें क्या करूं, इस मूलानुपाती सूत्र में क्या करूं कि यह अणुसूत्र बदल जाए? तो आपका अर्थ होगा कि सर इस पूरे संख्या में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसमें सर 6 का गुणा कर दो। क्या समझ में आई बात? सर इसमें 6 का गुणा कर दो। किसमें 6 का गुणा कर दो? CH2O में 6 का गुणा कर दो। 6 का गुणा करने पर CH2O में 6 का गुणा करने पर, ये 6 का गुणा करने पर कर दिया, तो अणुसूत्र क्या बन जाएगा बताइए मुझे? तो आपको भी सर C6H12O6 बन जाएगा कि नहीं? ये क्या था? मूलानुपाती सूत्र। इसमें 6 का गुणा करने पर यह क्या बन गया? अणुसूत्र। बात समझ में आई आपके? चलिए, इसी तरह से मैंने अगर नीचे वाली में कहा H2O में, तो आपको भी सर H2O में 1 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो 1 का गुणा करने पर यह मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र में बदल जाएगा, मतलब वही आएगा। बात आ रही है? इसमें कितने का गुणा कर दें? CH मूलानुपाती सूत्र होता है बेंजीन का, तो आपको भी सर इसमें 6 का गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो 6 का गुणा करने पर 6 मतलब C6H6 हो जाएगा। इसमें कितने का गुणा करेंगे बताइए? कि सर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये ब्यूटेन मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र में बदल जाएगा। इसमें 1 का गुणा करिए, इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या कह रहा हूं मैंने 1 2 6 ऐसी जो इनके लिए निकली है, तो मैंने इसका एक रिलेशन बना दिया कि किसी मूलानुपाती सूत्र में, इंपीरिकल फॉर्मूला में, मूलानुपाती सूत्र में हम स्मॉल n का गुणा कर देंगे तो बेटा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र बन जाएगा। ठीक है ना? अब संकेत आ गए कि नहीं? देखिए आप धीरे धीरे संकेत का इस्तेमाल होने लगा। अणुसूत्र, मूलानुपाती सूत्र, फिर द्वारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अणु संकेतों का उपयोग करेंगे आगे जाकर। मूलानुपाती सूत्र। इज दैट क्लियर? बात बैठी कुछ दिमाग में आपके? इस तरह से आप इन दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं किसी स्मॉल n। और स्मॉल n क्या चीज है? तो आपको भी सर स्मॉल n एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्ण अंक है, यानी पूर्णांक संख्या है जिसका मान 1 2 3 4 5 6 7 ... आदि कुछ भी हो सकता है। अब आपको भी सर यहां तो सीधा दिख रहा था, इसलिए आपने हमें बता दिया कि 6 का गुणा करना है, 3 का गुणा करना है। हमें मालूम नहीं हो तो सर हमें फिर कैसे मालूम चलेगा? तो बेटा इसका एक सूत्र बना देता हूं। स्मॉल n निकालने का सूत्र होता है, आप उसके अणुसूत्र भार में, अणुसूत्र भार का मतलब अणु भार ही है, आणविक द्रव्यमान है। ठीक है ना? अणु भार में। बात समझ में आई? अणुसूत्र भार यानी जो अणुसूत्र है उस सूत्र से ही भार निकाला जाएगा। अणुसूत्र भार क्या लगेगा? जिसको आप अणु भार कहते हैं, उसमें आप मूलानुपाती सूत्र भार का भाग दे दीजिए। मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र का जो भार निकलेगा, मूलानुपाती सूत्र भार का भाग दे दीजिए, तो आपको स्मॉल n की वैल्यू निकल आएगी। देखिए कैसे? मूलानुपाती सूत्र ये है। इज दैट क्लियर? इस मूलानुपाती सूत्र का भार निकाला जाए तो वो क्या निकलेगा? मूलानुपाती सूत्र का भार निकाला जाए तो क्या निकलेगा? जोड़ लो। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, ऑक्सीजन का 16, कितना निकलेगा इसका? तो आपको भी सर मूलानुपाती सूत्र भार निकलेगा इसका 30। अणुसूत्र भार क्या निकलेगा? 180। जोड़ लो बेटा, 180 जुड़ जाएगा तो 180 आ जाएगा। 180, अब जरा सूत्र देखो, 180 में 30 का भाग लगाएंगे तो n की वैल्यू निकल आई 6। हो गया आसान? अगर हमें अप्रत्यक्ष तरीके से यह दिया जाता है तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां तक बात दिमाग में आई? ऐसे यहां देख लो, H2O 18 होगा,
और मूलानुपाती सूत्र भी 18 होगा। कितना निकलेगा? 1, यानी 1 n की वैल्यू 1 आ गई। यहां देख लो, 12 छिंग 72 और 6 78 निकलेगा इसका अड़ु सूत्र बाहर स्टूडेंट, और इसका निकलेगा 12 और 1 13 निकलेगा। अब देखिए 78 में यानी अड़ु सूत्र बाहर में यानी अड़ु बाहर में 13 का भाग लगाओ, 6 आ जाएगा। ऐसे यहां देखो 12 चौक 48 और 10 58 होता है, ये 58, 12 चौक 48 और 10 एक हाइड्रोजन का, एक तो 10 हाइड्रोजन का 58। यहां देखिए 12 दूनी 24 और 5 29, 58 में 29 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 हो गई। ये 17, ये 17, कुल मिलाकर ये सूत्र जो हमने लिखा है हमने कैसे बना दिया वो बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये बात बैठी दिमाग में। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक और चीज मैं आपको एक सूत्र से परिचित करा रहा हूं, अणु भार। यहां मैं उसे डायरेक्ट रूप में लिख रहा हूं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग आगे इसी चैप्टर में प्रूव करेंगे। एक सूत्र होता है अणु भार बराबर 2 गुणा बाष्प घनत्व। अभी आप इसको ये समझ लो कि सर हमें बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, वो तरीका हम लोगों ने लिख लिया। किसी भी यौगिक के बाष्प घनत्व का अगर दुगना कर दिया जाए तो वो उसका अणु भार बन जाता है। बाष्प घनत्व का दुगना कर दिया जाए तो वो उसका अणु भार बन जाता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग, अगर हमें बाष्प घनत्व दिया जा रहा है, अणु भार नहीं दिया जा रहा, बाष्प घनत्व दिया जा रहा है, तो हम लोग बाष्प घनत्व का दुगना करके उसका अणु भार बना लेंगे। यहां तक कोई परेशानी? ये डायरेक्ट लिख दिया, आप अभी याद रखिए। बहुत सारी चीजें तो कुछ चीजें आपको याद ही रखनी है ना, अभी जैसे जैसे परतें खुलेंगी, जैसे किसी फिल्म को देखते हैं तो फिल्म में कोई एकदम हमारे सामने आ जाता है, फिर हम जब 2-2.5 घंटे तक या 1.5 घंटे की फिल्म के बाद तब समझ में आता, अरे जिसको हम समझ रहे थे ये तो विलेन है, पता चला ये तो गवर्नमेंट का एक एजेंट है। एजेंट का मतलब है ये तो सीबीआई का अधिकारी निकला जो इस तरह का विलेन बनकर रोल प्ले कर रहा है। देखा है ना हमने कई फिल्मों में। चलिए इसी तरीके से बात समझिए, ठीक है ना, तो वो आगे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अभी आपको जो मैं बता रहा हूं वो देखिएगा। तो हम लोगों ने अणु सूत्र क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, परिभाषा, किसी यौगिक के विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की कुल संख्या को लिखाकर दर्शाया जाए अणु सूत्र कहलाएगा, और यौगिक के विभिन्न तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात बनाकर लिखा जाए तो वो मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे की बात अगर हम करें तो अब हमारी हेडिंग, पिछले मॉड्यूल में हमने यौगिक को देकर तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकलवाई थी। आज के मॉड्यूल में प्रतिशत मात्रा से हम लोग मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, उल्टा कर देते हैं, मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे और अणु सूत्र निकालेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। यहां तक मैं इरेज कर दूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बाकी आप सुनते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। चलिए, तो मैंने आप लोगों को अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताया था। अब मेरी हेडिंग क्या है आप ये देखिएगा। हेडिंग आपकी रिलेशन हम दोनों में देख चुके थे, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में स्मॉल n का गुणा मूलानुपाती सूत्र में कर दिया जाए, एम्पिरिकल फॉर्मूले में कर दिया जाए तो वो अणु सूत्र में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। इन सबको हम इंप्लीमेंट करेंगे इस सवाल के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? तो मेरी हेडिंग अब अपनी क्या है, तत्वों की हेडिंग को देखिएगा, तत्वों की दी गई प्रतिशत मात्राओं से यौगिक का मूलानुपाती सूत्र तथा, अब मैं देखो शॉर्ट लिख दूं उसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला तथा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। इस मॉड्यूल की, इस लेक्चर की ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस बार हमें तत्वों की क्या दी जा रही है, यौगिक नहीं दिया जा रहा कौन है, वो तो निकालना है ना हमको। प्रतिशत मात्रा दी जा रही है तत्वों की, पूरी कहानी उल्टी कर दी गई, ठीक है ना। तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र निकालना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे ये करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूं, ठीक है। और बताने के लिए एक सवाल मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं, उस सवाल को सुनिएगा, ध्यान पूर्वक लगाइएगा कि किस तरह से मैंने दिया। एक यौगिक है जिसमें कार्बन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन की जो परसेंटेज वो दे रहा है सवाल के मुताबिक वो 40% दिया उसने। हाइड्रोजन की जो परसेंटेज दे रहा है वो 6.67 दी है उसने सवाल में हमें, और वो कह रहा है शेष ऑक्सीजन। उसने कहा है कि एक यौगिक के जो 3 तत्व कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन उसने कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दी है, कार्बन और हाइड्रोजन की दी है, ऑक्सीजन की नहीं। तो मैं आपको पिछले मॉड्यूल में भी बता चुका था कि कैसे निकालेंगे। परसेंटेज का मतलब है इन तीनों की प्रतिशत मात्राओं का योग 100 होगा, ठीक है। इसकी हमें दे नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर उस वैल्यू को 100 में से घटा देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो 40 और प्लस 6.67 46.67 हो गया। अब जब हम इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो 100 में से उसे घटा देंगे। तो आप या तो यहां कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर, ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए 40 प्लस 6.67, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर किसी में नहीं देगा, वो दे भी सकता है, डायरेक्ट दे सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकलती है 53 मैं आपको जल्दी में बताने के लिए कर रहा हूं 53.33%। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा वो डायरेक्ट भी दे सकता था कि 53.33 है, या उसने इस तरह की एक लैंग्वेज इस्तेमाल की कि कार्बन हाइड्रोजन की इतनी है और ऑक्सीजन की। यहां तक क्लियर है। एक बात सवाल में उसने और दिया, यौगिक का जो अणु भार है, देखिए यौगिक का अणु भार दे रहा है, हमको सूत्र निकालना होगा 180 U है अणु भार, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। तो उसने पूछा है कि हमें आप यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताइए, अणु सूत्र बताइए, दोनों चीजें पूछिए, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो आपको करना क्या है ये देखिएगा। तत्वों की प्रतिशत मात्रा अगर दी जाती है तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालने के कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स के तौर पर पहुंच चुके हैं। पहला पॉइंट क्या है, किसी तत्व की, यानी ये तत्व जो उस यौगिक को बनाते हैं ये उनकी प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। तो तत्व की इन दी गई प्रतिशत मात्राओं से, ठीक है ना, तो तत्व की दी गई जो प्रतिशत मात्रा है ना, उन प्रतिशत मात्रा से हम क्या निकालेंगे, मूलों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलों की संख्या, जिसको आप आपेक्षिक संख्या भी बोलोगे, ठीक है। सबसे पहला काम मूलों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें मूलों की संख्या निकालना है, हालांकि पूरा मूल कंसेप्ट हमारा आगे आ रहा है, लेकिन आप ये समझ लो। दरअसल तत्व की जो प्रतिशत मात्रा दी जाती है उसमें उस तत्व के परमाणु भार का भाग दे देंगे। परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान को, तो चलो मैं यहां लिख देता हूं परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1 होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 यानी 16। तो मूलों की संख्या निकालने के लिए दी गई इसमें, आखिर ये है क्या, आप जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है यौगिक के 100 ग्राम में 40 ग्राम कार्बन है, इसी को तो परसेंटेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम इस मात्रा में, कार्बन की दी गई मात्रा में जो प्रसिद्ध मात्रा है उसमें 12 का भाग लगाएंगे, तो 40/12। इज दैट क्लियर। इसमें हम भाग लगाएंगे 6.67 में 1 का भाग लगाएंगे। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मूलों की संख्या, जिसको आप आपेक्षिक संख्या भी कहेंगे। उस तत्व की मूलों की संख्या या आपेक्षिक संख्या भी कहेंगे। इज दैट क्लियर। ऑक्सीजन के लिए ये लगाएंगे हम लोग 53.33/16। क्या किया है हमने, बताइए। पहला पॉइंट, तत्व की दी गई प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देकर मूलों की संख्या या आपेक्षिक संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए एक तालिका जैसी बन गई है, ये बन रही है, ठीक है ना। ये टेबल बन गई। टेबल का पहला कॉलम हो गया तत्व जो आप यौगिक को बनाते हैं, दूसरा कॉलम हो गया उसकी प्रतिशत मात्रा, तीसरा कॉलम हो गया परमाणु भार, चौथा कॉलम हो गया मूलों की संख्या। इज दैट क्लियर, मूलों की संख्या, ठीक है ना। 40 में हम 12 का भाग लगाएंगे। थोड़ा सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, ये अप्रॉक्स आता है 3.33, ठीक है। और 1 का भाग देने पर तो ये आ जाएगा 6.67 ही आएगा। ये भी 16×3 = 48, ये भी करीब करीब 3.33 ही आएगा। ये हमने मूलों की संख्या निकाली। तो पहला पॉइंट आपके लिखा गया, समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, सरल अनुपात निकालेंगे।
सरल अनुपात कैसे निकालेंगे? जो तत्वों की मूलों की संख्या जो निकल आई है ना, इनमें से सबसे छोटी संख्या का सभी संख्या में भाग दे देंगे। तीनों में से सबसे छोटी संख्या तो आप होगी 3.33। तो हम क्या करेंगे, सरल अनुपात बनाने के लिए, सरल अनुपात बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या जो कि 3.3 है, सब में भाग दे देंगे। 3.3 में 3.33 का, 6.67 में 3.33 का, 3.33 में 3.33 का भाग देने पर सरल अनुपात आ जाएगा 1, 2, 1। बात समझ में आ गई? अगर ये पूर्णांक में नहीं होता, होल नंबर में नहीं होता, ये होल नंबर में ही निकल आया, अगर नहीं होता, जैसे यहां होता 1, यहां होता 1.5, यहां होता 1, तो हम किसी न्यूनतम संख्या का गुणा करके, न्यूनतम अंक का गुणा करके इसके पूर्णांक सरल अनुपात में बदल लेते। ये ऑलरेडी है, यानी ये कॉलम में बढ़ा देता हूं, भले ही यहां पर इसके लिए वो लागू नहीं होता, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूं क्योंकि वो और दूसरे प्रकार के पूर्णांक सरल अनुपात, पूर्ण सरल अनुपात ये कहते हैं हम लोग, चाहो तो, या पूर्णांक सरल अनुपात कह दूं, सरल अनुपात। समझ में आ गई बात? जैसे अगर किसी का अनुपात आता ना 1, 1.5, 1 आता, बताइए क्या ये पूर्णांक में नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 1 में 2 का गुणा करने पर 2 हो जाएगा, 1.5 में 2 का गुणा करने पर 3 हो जाएगा, 2 का गुणा करने पर तो 2, 3, 2, ये पूर्णांक सरल अनुपात बन जाता। इसमें ऑलमोस्ट ये आ चुका है, इसलिए ये यही होगा 1, 2, 1। क्या निकाल लिया आपने? उस यौगिक में तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सरल अनुपात निकाल लिया। इज दैट क्लियर? अब इन सरल अनुपात को क्या करेंगे हम लोग, तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो सरल अनुपात निकल आया, इसके नीचे, इन तत्वों के नीचे उसका अनुपात संख्या, कार्बन कितना है 1, तो 1 के नीचे 1 ले, कार्बन तो C1 है ही, इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 1 ही तो बोलोगे इसको। तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, ये क्या बना दिया हमने? सर ये इसका मूलानुपाती फॉर्मूला निकल आया, इंपिरिकल फॉर्मूला निकल आया, मतलब उसी अनुपात को तत्वों के प्रतीक के नीचे लिखकर उसका मूलानुपाती सूत्र बना दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या करेंगे हम लोग? हमको अगर सवाल दिया जाता है तो एक तालिका सी बना लेंगे। तालिका के अंतर्गत क्या, पहला कॉलम होगा तत्व जो जिनसे वो यौगिक बना है, दूसरी प्रतिशत मात्रा, तीसरा उनका परमाणु भार, और चौथी बात मूलों की संख्या या आपेक्षिक संख्या है। ये कैसे निकाली जाती है? दी गई प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग देकर मूलों की संख्या निकालें। और चौथा कॉलम सरल अनुपात का, ये कैसे निकाला जाएगा? जितने भी मूलों की संख्या ये निकलती है ना, उनमें सबसे छोटी संख्या का सभी में भाग दे देंगे, तो अपन ये सरल अनुपात निकाल चुके होंगे। और वो सरल अनुपात पूर्णांक में अगर नहीं है तो किसी उचित अंक का गुणा करके इसको पूर्णांक सरल अनुपात में बदल लेंगे। ये ऑलरेडी पूर्णांक में ही है, ठीक है ना? और उन मानों को, पूर्ण सरल अनुपात मानों को तत्वों के प्रतीक के नीचे लिख देंगे तो उसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। तो हमने तत्वों की दी गई प्रतिशत मात्रा से क्या निकाल लिया? इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमको सवाल अगर ये दिया गया था तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता था? अगर इसमें स्मॉल एन का गुणा कर दें, याद आ रहा है? एन का गुणा कर दें तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र निकाल सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि स्मॉल एन कैसे निकाला जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए स्मॉल एन बराबर क्या था? अणु भार यानी अणु सूत्र भार। अणु सूत्र भार कहना या अणु भार कहना एक ही बात है भाई। अणु सूत्र का भार उसके सूत्र से निकालेंगे, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार, समझ में आई बात? मूलानुपाती सूत्र भार। देखिएगा सवाल में ये अणु भार आपको दिया गया था, कितना दिया गया? 180 दिया गया है। ये तो हो गया ऊपर का मटेरियल 180 बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये मूलानुपाती सूत्र था। इससे अपन इसका मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे, इसमें तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। तो मैं यहां लिख देता हूं मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है? दिख रहा है आपको साफ साफ? ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज, मेरी वॉइस को सुनिएगा। मूलानुपाती सूत्र भार, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ऑक्सीजन का 16, 12, 2 14 और 16 20 30 हो गया, ठीक है ना? मूलानुपाती सूत्र भार कितना निकला है? 30। अणु भार हमको दिया गया था। देखिए अणु भार अगर नहीं दिया जाता तो आपको बाष्प घनत्व दिया जाता, आप उसका दोगुना करके अणु भार कर लेते। तो 180 में 30 से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब आपके पास ऑलरेडी सूत्र क्या मालूम है? सर अणु सूत्र बराबर एन गुणा मूलानुपाती सूत्र, शॉर्टकट दिया मैंने, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना? आप पूरा लिखा करें,
मैंने EF कर दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप पूरा लिखा करें। N की वैल्यू आ गई 6 गुणा CH2O। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अणुसूत्र बन गया C6H12O6। हो गया ना आसान। ये क्या बन गया, उस यौगिक का अणुसूत्र हो गया। नाम थोड़ा ना पूछा, नाम पूछता तो मैं कह देता ग्लूकोज। हालांकि ये केवल ग्लूकोज का ही सूत्र नहीं होता, ये फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है, ठीक है। ये मैनोज का भी सूत्र होता है, ये गैलेक्टोज का भी सूत्र होता है। यही सूत्र ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज का। खैर आपसे नाम नहीं पूछा गया कि इस यौगिक का नाम, आपसे सूत्र पूछा गया, तो आपने इस तरीके से सूत्र निकाल लिया, ठीक है। वो एक अलग बात है कि हमें मालूम है कि ये ग्लूकोज का सूत्र है, पर मैं एक और बात बता दूं, ये अणुसूत्र और भी पदार्थों का होता है, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का भी होता है। हमें इससे कोई अभी मतलब नहीं, हमें ये मतलब था कि अणुसूत्र कैसे निकाला जाएगा, तो आपने ये तरीका देख लिया। अब इस तरह का हमें कोई भी सवाल दिया जाए, तत्व की प्रसिद्ध मात्रा दी जाती है, तो हम इस तरह से पूर्णांक सरलपात को तत्वों के प्रतीक के नीचे उसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। अगर यहां तक पूछा गया तो हो गया, और अगर आगे पूछा गया है तो इन चीजों की हमें आवश्यकता होगी जो आप बोर्ड पर देखते हैं। अपना स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल से, आपका स्क्रीनशॉट अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो, जिससे आप बाद में भी देख सकें। वीडियो को कई बार पॉज करके चलाइए, एक बार के चलाने से सारे छात्रों को समझ में आता है ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है ना। आपके वीडियो तो आप डली हुई है, तो आप कई बार उसको देखिए, नोट्स को पढ़िए, वीडियो देखिए, नोट्स को, तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। फिर अपन जब डाउट सेशन करेंगे ना, आपकी प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है उन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल और करके आपका मॉड्यूल नंबर 5 को मैं फिनिश करूंगा। एक सवाल और सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, एक अच्छा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास ऑलमोस्ट लिखा हुआ है वो, तो ये तो यहां तक होगी कहानी। चलिए, थोड़ा हटकर सवाल दिया गया, बाकी सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा गया है, आप लोगों ने करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। हालांकि आपको दिए गए नोट्स में वो किए हुए हैं, बहुत सारे सवाल जो मैंने आपको दिए गए हैं आप किए हुए भी हैं, लेकिन एक सवाल और भी है जो इंटरेस्टिंग सवाल है, आप उसको सुनिएगा। एक सवाल में क्या कहता है वो हमसे, ये देखिएगा, वो हमसे कहता है कि एक यौगिक है 10 ग्राम, क्वेश्चन सुनिएगा, 10 ग्राम आयरन क्लोराइड में, आयरन क्लोराइड में 10 ग्राम आयरन क्लोराइड में 3.438 ग्राम आयरन है। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe, ठीक है, तथा 6.560 ग्राम क्लोरीन है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl। तो आयरन क्लोराइड का सूत्र बताइए, का सूत्र बताइए, मूलानुपाती सूत्र बताइए, ये कह देते हैं मूलानुपाती सूत्र बताइए, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र बताइए। क्योंकि हमें सवाल में उस यौगिक का जिसका नाम आयरन क्लोराइड है, हमें ना तो बाष्प घनत्व दे रहा, ना वो अणुभार दे रहा। अगर अणुभार या बाष्प घनत्व दे रहा होता तो हम अणुसूत्र कह देते हैं। वो एक अलग बात है कि कुछ यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे जल का सूत्र H2O, मूलानुपाती सूत्र भी H2O, अमोनिया का सूत्र NH3, मूलानुपाती सूत्र NH3। खैर, ये सवाल हमसे पूछा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार भी सवाल है, आप देखेंगे इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आपको मैंने कहा था प्रतिशत मात्रा, ये कैसा सवाल है जिसमें परसेंटेज नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई बताइए, क्योंकि यौगिक कितना था हमारा 10 ग्राम, यहां तक बात समझ में आई, यौगिक की अमाउंट है 10 ग्राम, तो भाई 10 ग्राम में ये इतना है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 10 ग्राम आ जाएगा, 10 ग्राम होगा, लगभग 10 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो 10 ग्राम में इतना है, जबकि परसेंटेज क्या होती है 100 ग्राम में। इसका मतलब प्रतिशतता अगर नहीं दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने का मतलब अगर मैं डायरेक्ट भी बताऊं तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, प्रतिशतता निकालने, ये बटे ये गुणा 100, तो एपी की प्रतिशत मात्रा निकल आई, ये मात्रा बटे 10 गुणा 100, या मैं ये कह दूं भैया 10 ग्राम में अगर ये इतना है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो प्रतिशत मात्रा निकाल लीजिए आप। ये तो हो गया तत्व, ठीक है, ये होगी प्रतिशत मात्रा, 100 ग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 10 ग्राम में ये इतना है, चूंकि 10 ग्राम में Fe कितना है, तो आप कहोगे सर 3.438 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में, इसलिए 100 ग्राम में, जानते हैं कि नहीं हम लोग 3.438 बटे 10 गुणा
100, राइट। तो ये निकलेगा 34.38, ठीक है। वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते 10 ग्राम में ये इतना है तो इसका 10 गुना कर दो तो इसका भी 100 ग्राम में इतना निकलेगा। तो परसेंटेज कितनी निकलेगी इसकी? 34.38 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम में इतना होगा जिसको अपन परसेंटेज कहते हैं। ऐसे ही हम लोग सीएल के बारे में देखें, सीएल 10 ग्राम में इतना था, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना होगा? तो आपको 10 ग्राम में दस ग्राम सीएल 10 ग्राम में 10 ग्राम में मतलब होगा 10 ग्राम यौगिक में, ऐसे यहां कह रहा हूं 10 ग्राम यौगिक में सीएल बराबर है 6.560 ग्राम, राइट। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 6.560 बटे 10 गुणा 100। क्या दिक्कत है बताइए? आ गया? बात आ गई दिमाग में आपके? तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे तो ये निकलेगा 65.6 ग्राम, निकलेगा कि नहीं? तो 100 ग्राम में इतना, 10 ग्राम में इतना है तो 100 ग्राम में इतना होगा, तो 65.6 ग्राम, ठीक है। अब आपको एक तालिका जैसी बना लेनी है, आप सुविधा बनानी है तो आपको अगला कॉलम क्या होता है? आपको सर परमाणु भार लिखना है हमको, तो आपको याद होना चाहिए। देखिए आप परमाणु भार याद नहीं कर रहे हैं, अगर याद होगा तो तभी कर पाएंगे। एपी का परमाणु भार बोलिए। यस, कितना? 56, राइट। क्लोरीन का कितना? 35.5, ठीक है, याद रखिए। इसलिए तो मैंने बार बार रोजाना आपको कहता हूं इनको याद रखिए। इसके बाद आपको निकालनी है मूलों की संख्या, जो आप जानते हैं कि तरीका क्या बताया मैंने आपको मूलों की संख्या निकालने का, ठीक है। दी गई इस प्रतिशत मात्रा में 56 का भाग दे दीजिए। 34.38 बटे 56 बराबर 65.4 बटे 35.5। इज दैट क्लियर? अब अपन निकाल लेंगे 34.38 में जब आप 56 का भाग देंगे, 65.4 में 35.5 का भाग देंगे, तो ये जो वैल्यू निकलती है, थोड़ा सा मैंने सुविधा की दृष्टि से जल्दी लिख रखा है, 0.614 निकलती है। ये वैल्यू निकलती है 1.84, ठीक है। अब भाग देकर देखिए, यहां में समय के वजह से निकला हुआ पहले से मैं आपको बता रहा हूं। अगला होगा हमारा सरल अनुपात की बात। और सरल अनुपात कैसे निकलता है? अभी मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी ये निकलेंगे ना, इनमें सबसे छोटी संख्या का सब में भाग देना है। तो छोटी संख्या हो गई 0.614, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो 0.614 डिवाइडेड बाई 0.614, राइट, बराबर 1 आ जाएगा। 1.84 डिवाइडेड बाई 0.614, ये आ जाता है 2.99, लगभग 3। अब चूंकि 1:3 ऑलमोस्ट पूर्णांक सरल अनुपात है, तो आप अगला कॉलम नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूं पूर्णांक सरल अनुपात। ये क्या निकला? वही 1:3, राइट। क्या मालूम है? इन तत्वों के प्रतीक यानी एपी और सीएल का अनुपात क्या निकला? 1:3। तो यौगिक का सूत्र होगा 1:3 के रूप में लिख देंगे, तो ये सूत्र बन जाएगा क्या? मूलानुपाती सूत्र। क्या निकल आया? मूलानुपाती सूत्र बराबर एपीसीएल3। बात समझ में आई कुछ? मूलानुपाती सूत्र क्या निकल आया इसमें? एपीसीएल3। 1:3 है ये। हाँ, ये 65.4 की जगह ये 6 था, ठीक है ना। वो तो मिसप्रिंट हो सकता है मैंने मेरे द्वारा, तो ये जो भी था वैल्यू, ठीक है ना, जो भी वैल्यू होगी, यहाँ 65., यहाँ मैं वही लिखा था, 4 यहाँ लिख गया था, तो आप उसको वही समझिएगा। तो इस तरह से हम लोग मूलानुपाती सूत्र, उसमें तत्वों के जो सरलपात निकलेंगे ना, पूर्णांक सरलपात, उनके प्रतीक के नीचे लिखकर मूलानुपाती सूत्र। अगर मैं आपको ये देता कि इसका अणु भार इतना है, मान के चलो इस सवाल में दे देता कि अणु भार इतना है। अब अणु भार में कितना दे रहा हूं देखिएगा, अणु भार कितना है तो आप अणु सूत्र निकाल सकते हैं। अणु भार मैंने दिया आपको, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लूं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सवाल में आपको बोला नहीं था ना, इसलिए 35.5 गुणा 3, 56, 5 3 15, 5 3 15, 16, 9 और 1 10, ठीक है, 56, 5 12, 6 2, 162.6, 162.5 अगर मैंने ये बोला होता तो आप देखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र भार भी इतना ही निकलेगा और अणु भार भी इसका इतना ही निकलेगा। इसका मतलब इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, और जब n की वैल्यू 1 होती है ना, तो ऐसी स्थिति में उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र एक जैसा होता है। बात समझ आई? तो यहां तक हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 5 को फिनिश कर दिया। अगली बात हम लोग, ठीक है ना, मॉड्यूल नंबर 6 में बार बार पॉज करके चलाइए, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो अपन डाउट सेशन में आ ही रहे हैं, वो सारी बातों को स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।